हाँ, बीएससी बीएड, बीए बीएड, इंट्रीकेटेड, 4th ईयर मैं निर्मल टीटी की ऑनलाइन क्लासेज में मैं केपी शर्मा आप सभी प्रशिक्षणार्थियों का हार्दिक स्वागत करता हूँ। मेरा प्रश्न पत्र द्वितीय है, समावेशी विद्यालय बनाना, जिसमें मेरा आज का जो टॉपिक है अब 67वां, वो कक्ष में अधिगम रणनीतियाँ। कक्षा कक्ष में जो अधिगम रणनीतियाँ हैं वो शिक्षक के द्वारा किस प्रकार तैयार की जाती हैं और विद्यार्थी किस प्रकार से कक्षा कक्ष में अधिगम करते हैं, इसके बारे में मैं आपका ध्यान आकर्षित करता हूँ। तो देखिए, जो शिक्षक की इसमें अहम भूमिका होती है, क्योंकि कक्षा कक्ष का जो नेतृत्व करने वाला होता है, कक्षा कक्ष में जो एक सफल शिक्षक होता है या कक्षा कक्ष का जो नेता होता है वो शिक्षक होता है। जैसा शिक्षक होगा वैसी कक्षा का वातावरण होगा। तो इसलिए कक्षा का जो नेतृत्व करने वाला होता है वो एक सफल शिक्षक होता है और कक्षा का जो नेता होता है वो एक शिक्षक होता है। उस शिक्षक के द्वारा कौन कौन सी जो ऐसी क्रियाएं हैं, प्रतिक्रियाएं हैं, वो की जाती हैं। तो मैं आपका ध्यान आकर्षित करता हूं कि सफल शिक्षक की जो क्षमता है उनका आकलन वो बौद्धिक रूप से नहीं, बल्कि जो शिक्षण की जो सफल शिक्षण है उसकी रणनीतियां हैं उसके द्वारा की जाती हैं। जो सफल शिक्षक है उसकी क्षमताओं का जो आकलन होता है, सफल शिक्षक की जो क्या है, जो क्षमताएं हैं, उन क्षमताओं का जो आकलन होता है वो बौद्धिक स्तर से नहीं किया जा सकता, बल्कि किसके द्वारा, उसकी जो शिक्षण रणनीतियां हैं, उसकी क्या है, शिक्षण रणनीतियां हैं शिक्षक की, और विशिष्टताओं और विविधताओं पर निर्भर करता है। शिक्षक की जो विशिष्टताएं हैं और विविधताएं हैं शिक्षक की, उन पर निर्भर करता है। इसमें शिक्षक की अहम भूमिका है। शिक्षार्थी तो एक कोरा कागज है बेचारा, अनभिज्ञ है। इसलिए जो शिक्षक है वो शिक्षक की जो क्षमताएं हैं, वो आकलन है, वो केवल बौद्धिक स्तर से न होकर के जो, बल्कि उसकी शिक्षण की जो रणनीतियां हैं, जो विशिष्टता है, विविधताएं हैं, इन पर निर्भर करता है। इसके बाद में देखिए, एक सफल शिक्षक है, एक कैसा शिक्षक है, सफल शिक्षक है, वो शिक्षण में नई और उत्तम पाठ योजनाओं का, नई और उत्तम जो पाठ योजनाएं हैं इनका वो समावेश करना चाहिए। एक सफल शिक्षक के लिए, एक अच्छे शिक्षक के लिए, अपने शिक्षण को प्रभावी बनाने के लिए, अपने शिक्षण को प्रभावी बनाने के लिए कक्षा कक्ष में एक सफल रणनीति बनाने के लिए नई और उत्तम जो शिक्षण विधियां हैं, पाठ योजनाएं हैं, नई नई, उनके लिए समावेश करना चाहिए एक सफल शिक्षक के लिए। अपने छात्रों को विषय का पूर्ण ज्ञान देने के लिए उसे प्रोजेक्टर, टीवी और शिक्षा के क्षेत्र में उपयोग होने वाली जो नवीन उपकरण हैं, नई नई शिक्षण विधियां हैं, इनका उपयोग करना चाहिए एक सफल शिक्षक के लिए। एक सफल शिक्षक के लिए इन सभी का क्या होना चाहिए, उपयोग करना चाहिए कक्षा कक्ष में। जैसे टीवी है, प्रोजेक्टर है, शिक्षा के क्षेत्र में नए नए जो आयाम हैं, नए नए जो नवीनतम उपकरण हैं, उनका उपयोग करना चाहिए एक अच्छे शिक्षक के लिए, एक सफल शिक्षक के लिए कक्षा कक्ष में। अधिगम को प्रभावी बनाने के लिए अधिगम की ये रणनीतियां हैं कक्षा कक्ष में, जो एक शिक्षक के द्वारा उपयोग की जाती हैं। शिक्षक के द्वारा कक्षा कक्ष में इनका समावेश होना जरूरी है। इसके बाद में देखिए, शिक्षक को जो शिक्षण अधिगम जो प्रक्रिया है, उस समय परिस्थितियों को कक्षा कक्ष के बाहर
जो निर्मित कर सकना चाहिए और उनसे विचार करने चाहिए। देखिए, जो विषम परिस्थितियां हैं उनका शिक्षक के द्वारा विचार विमर्श करना चाहिए। कक्षा से बाहर भी कर सकते हैं और उन्हें अपने विचार करने चाहिए, तर्क करना चाहिए, तर्क करना चाहिए, समस्याओं को हल करने के लिए मौका देना चाहिए। कक्ष में अगर समझ में नहीं आई है, मान लो कमजोर छात्र हैं, उनके लिए शिक्षक कह सकते हैं कि भैया स्टाफ रूम में आकर के मुझसे और अस्तर समझ लेना। ये शिक्षक के ऊपर, उसके व्यवहार के ऊपर, उसकी कार्यशैली के ऊपर, उसके वातावरण के ऊपर, उसकी जो शिक्षण के प्रति लगाव है उसके ऊपर निर्भर करता है। इसके बाद में देखिए, जो शिक्षक है उसकी जो परिस्थितियां कैसी है, बालक की कैसी परिस्थितियां हैं, उन पर निर्भर करता है। इसके बाद में देखिए, एक अच्छा शिक्षक वो विषय सामग्री एवं टीचिंग एड, समस्याएं और विधि चुनेगा। अच्छा जो शिक्षक होगा वो शिक्षण सामग्री और समस्याएं और विधि चुनेगा जो छात्रों के विकास के स्तर के उपयुक्त हो। छात्रों के विकास के स्तर के उपयुक्त होनी चाहिए। छात्र मान लो 8वीं क्लास का है और आप 10वीं 12वीं का स्तर से पढ़ा रहे हो, तो छात्र अरुचि उत्पन्न हो जाएगी, अधिगम क्रिया प्रभावित न होगी। इसलिए इसका विशेष एक सफल शिक्षक के लिए, एक आदर्श शिक्षक के लिए उपयोग करना चाहिए। उसके बाद में शिक्षक को छात्रों की योग्यता के अनुकूल और जो शिक्षक को उपलब्ध स्रोतों से अपने जो ज्ञान में अभिवृद्धि करनी चाहिए, उन ज्ञान में आधुनिक गतिविधियां हैं उनका समावेश करना चाहिए। आधुनिक जो गतिविधियां हैं उनका समावेश करना चाहिए। एक सफल शिक्षक के लिए, एक अच्छे शिक्षक के लिए छात्रों के स्तर के अनुकूल, वहाँ के वातावरण के अनुकूल इन सभी जो शिक्षण विधियां हैं इनका समावेश करना चाहिए कक्ष में। आजकल अनेक जो ज्ञानवर्धक, उपयोगी और रोचक, अनेक ज्ञानवर्धक, रोचक ऐसे कार्यक्रम हैं जो शिक्षक और शिक्षार्थियों के लिए आकाशवाणी केंद्र, दूरदर्शन केंद्र द्वारा प्रसारित होते रहते हैं, उनका भी समावेश करना चाहिए, उदाहरण प्रस्तुत करना चाहिए और शिक्षण को अपना ज्ञान संवर्धन के लिए इन सभी का उपयोग करना चाहिए। एक अच्छे और निपुण और सफल शिक्षक के लिए कक्ष में। इसके बाद में देखिए, यद्यपि शिक्षक में शिक्षण में प्रस्तुतिकरण करते समय शिक्षक जब प्रस्तुतिकरण करता है अपने पाठ का, अपनी विधियों का, अपने टीचिंग एड का, तो वो दृश्य श्रव्य सामग्री, सहायक सामग्री, टीचिंग एड, इन सभी का काम चल सके। अपितु शिक्षण क्रियाएं, पाठ वस्तु की प्रकृति कैसी है और शिक्षण के उद्देश्य कैसे हैं, अधिगम के प्रकार कैसे हैं और छात्रों की अभिरुचियां कैसी हैं। पाठ योजना में होती है सभी ये, छात्रों की अभिरुचियां कैसी हैं, अधिगम के प्रकार कैसे हैं, शिक्षण के उद्देश्य कैसे हैं और पाठ की प्रकृति कैसी है, शिक्षण की प्रकृति कैसी है। इन सभी जो शिक्षण अनुक्रिया है, क्रियाएं हैं, टीचिंग एड है, सहायक सामग्री, इन सभी पर इनका समावेश करना चाहिए। एक अच्छे शिक्षण में कक्ष के अंदर एक सफल शिक्षक के लिए कैसी परिस्थितियां हैं, उन अधिगम परिस्थितियों के अनुकूल कक्षा का वातावरण तैयार करना चाहिए। एक सफल शिक्षक के लिए ऐसी रणनीतियां तैयार की जानी चाहिए। शिक्षक को शिक्षण की अधिगम जो परिस्थितियां हैं उसके अनुकूल शिक्षण को सरल,
प्रभावी, स्पष्ट बनाने के लिए इन विधियों का अधिक से अधिक उपयोग किया जाना चाहिए, जिससे कि शिक्षा का जो वातावरण है वो अच्छा, आकर्षक बन सके। यद्यपि शिक्षण में प्रस्तुतिकरण करते समय जो शिक्षण विधियां हैं उनका उपयुक्त प्रयोग करना चाहिए और शिक्षण को रोचक और प्रभावशाली बनाने के लिए, शिक्षण को रोचक और प्रभावशाली बनाने के लिए दृश्य श्रव्य सामग्री है उसका भी उपयोग करना चाहिए कि दृश्य श्रव्य सामग्री कैसी है, किस प्रकार से उस शिक्षक की जो गतिविधियां हैं वो कैसी हैं, इसका भी समावेश करना चाहिए। प्रिय प्रशिक्षणार्थियों, मैं आपका ध्यान पुनः आकर्षित कर रहा हूं कि आपके लिए जो शिक्षण कार्य है वो इतना सरल नहीं है, जिसमें कि शिक्षण जो विधियां हैं, दृश्य सामग्री है, उनका अधिक से अधिक उपयोग कर सके, काम चला सके। अपितु जो शिक्षण है, क्रियाएं हैं, पाठ वस्तु हैं, प्रकृति है, जो शिक्षण के उद्देश्य हैं, अधिगम के प्रकार हैं, छात्रों की अभिरुचियां हैं, योग्यताएं हैं, छात्रों का पूर्व व्यवहार है, पूर्व व्यवहार कैसा है, उनकी आयु पर निर्भर करता है कि छात्रों की आयु कैसी है, छात्रों का स्तर कैसा है, किस स्तर पर उनको अध्ययन कराया जा सकता है, ये इस पर निर्भर करता है। प्रिय प्रशिक्षणार्थियों, देखिए, सीखने के जो उद्देश्य हैं वो कार्य विश्लेषण है, शिक्षण के प्रस्तुतिकरण के लिए क्या आधार प्रदान करता है, ये शिक्षक के ऊपर डिपेंड करता है कि वो प्रस्तुतिकरण में किसको आधार माने। इसके लिए शिक्षण की जो आव्यूह रचना तैयार की जाती है, जिसको व्यू रचना कहते हैं। शिक्षक के द्वारा एक व्यू रचना तैयार की जाती है, आव्यूह रचना तैयार की जाती है। आव्यूह रचना एक शिक्षक के द्वारा प्रस्तुतिकरण के लिए तैयार की जाती है और युक्तियों का चयन करना होता है शिक्षक के लिए। शिक्षक एक अच्छी युक्तियों का क्या करता है, चयन करता है, सिलेक्शन करता है। अब शिक्षक व्यवहार में सुधार के लिए अनेक आव्यूहों का प्रयोग करता है। वो आव्यूह कौन कौन से हैं, उनके बारे में मैं आपका ध्यान पुनः आकर्षित कर रहा हूं, जिनमें इस प्रकार से है। पहला है जिसको टेली कॉन्फ्रेंसिंग कहते हैं। क्या कहते हैं? यह आव्यूह रचना है, शिक्षक के द्वारा ये तैयार की जाती है प्रस्तुतिकरण में। इस आव्यूह जिसको टेली कॉन्फ्रेंसिंग कहते हैं, इसमें शिक्षक की और शिक्षार्थियों की बातें होती हैं, प्रस्तुतिकरण करते हैं, सहायक उपकरण का उपयोग करते हैं, सूक्ष्म शिक्षण जिसको माइक्रो टीचिंग कहते हैं, इसका भी उपयोग करते हैं। शॉर्ट एंड स्वीट, टॉपिक इतना बड़ा नहीं होना चाहिए जिससे कि अरुचि उत्पन्न हो जाए, इतना शॉर्ट भी नहीं होना चाहिए कि बहुत जल्दी सिमट जाए। इसलिए मूल जो शिक्षण है वो सूक्ष्म शिक्षण होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? सूक्ष्म शिक्षण। सूक्ष्म शिक्षण होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? सूक्ष्म, जिसको माइक्रो टीचिंग कहते हैं। उसके बाद में अभिक्रमित अनुदेशन होना है, यह भी इसी में ही होता है। कंप्यूटर सहायक अनुदेशन होता है, कंप्यूटर का भी उपयोग किया जाता है प्रस्तुतिकरण में, और भाषा प्रयोगशाला का भी उपयोग। ये आव्यूह हैं, ये सभी क्या हैं? आव्यूह हैं। इसमें जो टेली कॉन्फ्रेंसिंग है, इसमें दूरवर्ती शिक्षा आती है, जो वर्तमान में आपके साथ में जो चल रही है।
इसमें सशक्त रूप से 4 साधन आते हैं। इसमें श्रव्य टेलीफोन होता है और दृश्य टेलीफोन होता है। जो कंप्यूटर मोबाइल पर इस समय ये ऑनलाइन क्लास चल रही है वो इसी का एक ही उदाहरण है। कंप्यूटर टेलीफोन होती है, इसमें लाभ होता है ये दूरवर्ती छात्रों के लिए अधिक प्रभावी होता है। जो छात्र कक्ष से बाहर हैं, जैसे वर्तमान में अब ये कोविड-19 के तहत ये क्रियाएं जो चल रही हैं वर्तमान में ऑनलाइन क्लासेज, वो इसी का उदाहरण है। आप घर पर हैं, मैं कक्ष में यहाँ आपको प्रस्तुतिकरण दे रहा हूँ, आप वहाँ श्रवण कर रहे हैं, मैं यहाँ प्रस्तुत कर रहा हूँ। इसके बाद में देखिए जो मुख्य इसकी जो प्रभावशीलता है वो अभिक्रमित जो अन्वेषण है, जिसमें छात्र स्वयं की गति क्षमता के अनुसार सीखता है। मान लो कक्षा बीएड फर्स्ट ईयर का छात्र है, मैं सेकंड ईयर की बात करूं तो एरोच उत्पन्न करेगा, इसलिए फर्स्ट ईयर की ही मान लो इंटीग्रेटेड का छात्र है और वो अगर थर्ड ईयर का छात्र है और मैं फोर्थ ईयर की बात करूं तो एरोच उत्पन्न करेगा, स्तर के अनुसार। और छात्र जो पूर्णतः क्रियाशील रहते चाहिए कक्ष में, ये नहीं कि अनुशासनहीनता हो, आपस में कानाफूसी करते हो, क्रियाशील होने चाहिए। अधिगम क्रिया में छात्र और शिक्षक दोनों ही शिक्षण क्रिया में क्रियाशील रहने चाहिए। और जो अभिक्रमित अन्वेषण है उसमें छात्र सीखते समय अधिक तत्पर रहता है। देखिए जो अभिक्रमित अन्वेषण है इसमें छात्र अपनी अपनी योग्यताओं के अनुसार, क्षमताओं के अनुसार अधिगम करते हैं, योग्यताओं के अनुसार और क्षमताओं के अनुसार अधिगम करते हैं। और अभिक्रमित अन्वेषण में छात्र स्वयं मूल्यांकन के माध्यम से, स्वयं ही मूल्यांकन के माध्यम से अपनी समस्याओं और निदान एवं उपचार स्वयं करता है, सहयोग ले सकता है अपने साथियों का। और साथ ही अंत में छात्र संपूर्ण अन्वेषण सामग्री होती है उसका एक आलेख तैयार करता है। एक क्या तैयार करता है? आलेख, जिसकी सहायता से अन्वेषण सामग्री में सुधार एवं परिवर्तन किया जा सकता है। उस आलेख के द्वारा जो सहायता, जिसकी अन्वेषण जो सामग्री है उसमें सुधार हो सकता है अन्वेषण सामग्री में, और परिवर्तन किया जा सकता है। इस प्रकार से जो अन्वेषण के जो विषय वस्तु है, अन्वेषण में जो विषय वस्तु है उस विषय वस्तु को छात्रों के समक्ष समस्या के रूप में रखा जाता है। उस विषय वस्तु को छात्रों के समक्ष एक समस्या के रूप में रखा जाता है। उसके बाद में क्रमबद्ध रूप से सीखना, स्टेप बाय सीखना, क्रमबद्ध रूप से सीखता है। और इसमें विषय वस्तु छोटे छोटे पदों में उसको विभाजित कर लेता है छात्र। छोटे, अगर बड़ी विषय वस्तु है उसको छोटे छोटे रूपों में क्या कर लेता है? विभाजित कर लेता है, उसका विकेंद्रीकरण कर लेता है, पार्ट कर देता है, उसके हिस्से कर लेता है। और जब तक छात्र प्रथम पद को नहीं सीख लेता है तब तक वह दूसरे पद पर नहीं पहुंचता है। मानो 4 पद कर लिए उसने विषय वस्तु के, प्रथम पद को जब सीख जाएगा जब दूसरे में जाएगा, और दूसरे को सीख जाएगा तब तीसरे में जाएगा, और तीसरे को सीख जाएगा जब चौथे पद पर जाएगा। ये अनुक्रमित क्या कहलाता है? अधिगम कहलाता है। अभिक्रमित अन्वेषण और अधिगम ये क्रियाएं हैं जो इस प्रकार से छात्र उसको विभाजन करके, उसको बांट करके और इसमें प्रस्तुत करता है। इसके बाद में देखिए जो कंप्यूटर है, सहायक अन्वेषण है, भाषा प्रयोगशालाएं हैं, ये आव्यूही हैं, ये आव्यूही हैं। तो मुख्य इसका प्रभावशीलता, दूरवर्ती अधिगमकर्ता के लिए यह विधि बहुत कम खर्चीली होती है,
लचीली प्रणाली है ये टेलीकॉन्फ्रेंसिंग, और सुपरिचित अनुदेशन प्रणाली है, समय सारणी को व्यवस्थित करने में सुगमता प्रदान करती है ये। इसके बाद में देखिए बहुस्थानीय जो नियंत्रण अधिगम है, एक साथ इसका क्रियान्वयन किया जाता है और बहुत से स्थानों पर इसको नियंत्रित करती है ये। उच्च कोटि का अनुदेशन है ये, कौन सा? ये टेलीकॉन्फ्रेंसिंग। और तत्कालिक पृष्ठपोषीय ये कहलाता है। इसके बाद में देखिए जो सूक्ष्म शिक्षण है ये भी है, लेकिन जो अभिक्रमित अनुदेशन है, सूक्ष्म शिक्षण है, टेलीकॉन्फ्रेंसिंग है, ये सभी इसी के आव्यूह रचना है। ये शिक्षक के द्वारा तैयार की जाती हैं शिक्षण को प्रभावी बनाने के लिए, शिक्षण को आकर्षक बनाने के लिए। तो इसमें जो अनुदेशन विषय में दूरवर्ती शिक्षा के लिए ये सशक्त माध्यम है टेलीकॉन्फ्रेंसिंग। टेलीकॉन्फ्रेंसिंग ये दूरस्थ शिक्षा के लिए एक बहुत ही सशक्त माध्यम है। इसके रूप में प्रस्तुत किया जाता है। ये इलेक्ट्रॉनिक माध्यम है। कैसा माध्यम है? इलेक्ट्रॉनिक। मोबाइल वगैरह 3 या 4 व्यक्तियों के माध्यम 2 या अधिक स्थानों पर इस विषय वस्तु को वार्तालाप में भाग ले सकते हैं। इसमें आपने सुना होगा प्रधानमंत्री जी, मुख्यमंत्री जी, ये सांसद, MP, MLA से ये टेलीकॉन्फ्रेंसिंग करते हैं। टेलीकॉन्फ्रेंसिंग ये करते हैं, इसके माध्यम से ही ये चलता है। इसके लाभ भी हैं, और लाभ में मैं आपको बता रहा हूँ, जैसे दूरवर्ती शिक्षा के लिए ये सहायक प्रभावी सहायक है। ये बहुत ही दूरस्थ शिक्षा की वर्तमान जो कोविड-19 के तहत जो ऑनलाइन जो क्लासेस चल रही हैं, इसमें भी ये चल रहा है जो वर्तमान में है। और मुख्य जो प्रभावशीलता है वो भी इसकी अधिक है। दूरवर्ती अधिगमकर्ताओं के लिए यह विधि कम खर्चीली है, क्योंकि एक बार में ही ये प्रस्तुत कर दी जाती है। बार बार में इसकी CD वीडियो वगैरह नहीं खरीदी जा सकती। ये एक बार में ही इसको क्या कर लेते हैं, इसको एक बार में, इसलिए ये कम खर्चीली भी है। दूरवर्ती अधिगमकर्ताओं के लिए विधि कम खर्चीली है, एक बार ही खर्च होता है, उसके बाद में बार बार में नहीं होता है। और लचीली प्रणाली भी है ये टेलीकॉन्फ्रेंसिंग जो प्रणाली है ये लचीली भी है। इस प्रकार जो प्रणाली को जल्दी से छोटे या बड़े समूह के रूप में इसको व्यवस्थित किया जा सकता है। छोटे एवं बड़े समूह के रूप में इसको व्यवस्थित किया जा सकता है। इसके बाद में देखिए इसमें जो सुपरिचित अनुदेशन प्रणाली है, पहले से ये परिचित होती है, व्यवस्थाएं होती हैं, सभी इसमें परिचित भाग लेते हैं और सभी इसकी हिस्सेदारी निभाते हैं। इसके बाद में देखिए इसको सफल एवं आकर्षण बनाने के लिए समय सारणी को व्यवस्थित करने में सुगमता रहती है। इससे फिक्स टाइम होता है इसका समय, जो समय सारणी है इसको सुव्यवस्थित करने के लिए इसमें सुगमता होती है। इसके बाद में बहुस्थानीय जो नियंत्रण अधिगम है, ये बहुस्थानीय नियंत्रित अधिगम है। बहुस्थानीय नियंत्रित अधिगम है। इसके द्वारा एक से अनेक स्थानों पर इससे अधिगम क्रियाएं चलती हैं, जैसे वर्तमान में चल रही हैं। मैं अकेला कक्ष में प्रस्तुत दे रहा हूं और आप सभी अनेक जगह इनका उपयोग कर रहे हैं। आप सभी इसमें उपयोग कर रहे हैं, शिक्षण अपना कार्य वहाँ कर रहे हैं, मैं यहाँ कर रहा हूँ। और ये उच्च कोटि का अनुदेशन है। कैसा अनुदेशन है? निम्न कोटि का नहीं है, उच्च कोटि का अनुदेशन है ये। इसके बाद में तात्कालीन पृष्ठपोषण है। इसमें तात्कालीन क्या है? पृष्ठपोषण है। इसमें
इसमें किसी प्रकार का कोई भी तत्कालीन क्या है, पृष्ठ पोषण है, इसमें किसी प्रकार का कोई भी इसमें वो नहीं है। अब इसके बाद में आता है जिसको कहते हैं सूक्ष्म शिक्षण। सूक्ष्म शिक्षण जिसको माइक्रो टीचिंग कहते हैं, ये 1968 में स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय में, जहां इस प्रणाली का जन्म हुआ था एलन के द्वारा, एलन के द्वारा 1968 में स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय में, जहां इसका माइक्रो टीचिंग का, सूक्ष्म शिक्षण का प्रारंभ हुआ था, जन्म हुआ था। इसमें देखिए सूक्ष्म शिक्षण का जो चक्र है इसमें 10 हैं। देखिए इसके अंदर, सूक्ष्म शिक्षण के अंदर 10 हैं, उनको मैं आपको बता रहा हूं कि 10 कौन कौन से हैं सूक्ष्म शिक्षण। सूक्ष्म शिक्षण जिसमें अभिविन्यास सैद्धांतिक परिचय है, इसमें सबसे जो अधिक आता है वो आता है, इसमें सबसे अभिविन्यास सैद्धांतिक परिचर्चा। चर्चा आदर्श पाठ, पाठ निरीक्षण, शिक्षण सूत्र, पृष्ठ पोषण, ये इसी के ही भाग हैं। जो पृष्ठ पोषण वगैरह ये सभी इसी के अंतर्गत आते हैं। जो सूक्ष्म शिक्षण है इसमें अभिविन्यास सैद्धांतिक परिचय होती है, शिक्षण कौशलों की चर्चा होती है। आदर्श पाठ, इसमें अभिविन्यास सैद्धांतिक परिचय है, शिक्षण कौशलों की चर्चा है। आदर्श पाठ है, पाठ निरीक्षण है, पाठ योजना है, शिक्षण सूत्र हैं और पृष्ठ पोषण हैं। ये सभी इसी के भाग हैं सूक्ष्म शिक्षण के, माइक्रो टीचिंग के। ये 19 उसमें ये सबसे पहले इसका जो प्रादुर्भाव हुआ था वो 1968 में, 1968 में कहाँ हुआ था? देखिए इसका सबसे पहले जो प्रादुर्भाव हुआ था स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय, स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय, जहां पर एलन के द्वारा, एलन किसके द्वारा? एलन के द्वारा, जिसको स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय 1968 में, इस माइक्रो टीचिंग 1968 में इसको सूक्ष्म शिक्षण के नाम से, माइक्रो टीचिंग के नाम से स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय में इसके जो भाग हैं वो अभिविन्यास सैद्धांतिक पर चर्चा है, शिक्षण कौशलों की चर्चा है, आदर्श पाठ हैं,
पाठ निरीक्षण है, पाठ योजना है, शिक्षण सूत्र हैं और पृष्ठ पोषण है, वो सभी इसी के अंतर्गत आते हैं। ये आपको मैंने सूक्ष्म शिक्षण के बारे में बताया। अब काल्पित कक्षा कक्ष मैं कल देखूंगा इसको। आज समय अभाव के कारण मैं अपने इसको वाणी को यहीं विश्राम देता हूं। आपको पुनः बारंबार धन्यवाद। थैंक यू।